हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं पॉलिटी के एमसीक्यू जो कि आपकी आने वाली यूपी पीसीएस और आरओआरयू की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है और उसके तहत आज का हमारा ये 5वां वीडियो है। और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा संघीय कार्यपालिका यानी कि फेडरल एग्जीक्यूटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटी का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके तहत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद, उनके कार्य, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने इनसे पहले वाले मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, उसमें हमने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इन सारे चैप्टर्स को, प्रीएम्बल वगैरह को हमने और नागरिकता वगैरह को कंप्लीट कवर कर लिया है एमसीक्यू के माध्यम से। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो जाकर के जरूर देखें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो और चलिए ये सीरीज हम शुरुआत करते हैं। और ये है हमारा संघ की कार्यपालिका चैप्टर। ठीक है, उसके सारे एमसीक्यूज कर लेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा रहेंगे। इसमें 100 के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पर आपको छोड़ना नहीं, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है ताकि आपका कंप्लीट एक टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ आपको पता है, जो सीजीआई होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके तहत क्या होता है, जैसे आंसर तो आपको यहाँ पे दिख जाता है और यहाँ पे आंसर इसमें भी पता चल जाता है, मैं आपको पढ़ाते चला हूँ। लेकिन इसकी जो व्याख्या वाला सेक्शन होता है, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन दी होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं ऐसी जो आपको याद रखनी। जैसे इसमें अनुच्छेद 60 दिया है। अब अनुच्छेद 60 के तहत ऐसा होता है, राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। ये ऐसा जिक्र कहाँ है संविधान में, ये पूछा जा सकता है। तो ये जो जिक्र है वो आपके अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो आपको इसकी व्याख्या भी मैं जो भी करा रहा हूँ उसको कंप्लीट कवर करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो आपका चाहे भारत का उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, उन दोनों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उनमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इसमें यानी कि जो भारत के हमारे राष्ट्रपति हुए थे, ये 4 राष्ट्रपतियों के नाम लिखे गए, उनका क्रम आपको बताना है। तो आपके अभी जो यूपीएससी एग्जाम होता है उसमें और यूपी पीसीएस में इस टाइप के सवाल पूछे जाने लगे हैं कि भारत की आज़ादी से लेकर अभी तक के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब का क्रम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा पहला ही ऑप्शन है वही सही क्रम है। इसकी व्याख्या में भी हम देखते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी सबसे पहले बने थे, यानी ये जो दिए हुए इनमें बात किया गया है। ये 1977 से 82 तक राष्ट्रपति थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह थे, ये 1982 से 87 तक रहे थे। और आर वेंकट रमन है, 1987 से 1992 तक रहे थे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, 92 से 97 तक रहे थे। ठीक है, ये आप लोग क्रम जो है यहाँ पे तो 4 दिए। इनके अलावा भी आप भारत के लिए सारे राष्ट्रपति उन आज़ादी से लेकर के अभी तक के और सारे प्रधानमंत्री, इनकी सूची आप लोग बना लें और उनको मतलब 3-4 बार जरूर पढ़ लें ताकि आपको ध्यान रहे कि किसके बाद कौन बना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में, बाकियों को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्नत किए जाने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी किस विभाग पर कार्यरत थे। तो प्रणब मुखर्जी उस राष्ट्रपति थे। तो प्रणब मुखर्जी जो हैं वो वित्त मंत्री थे। जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट चल रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सेकंड कार्यकाल में थे, उस समय हमारे वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ये प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, अब नहीं पूछा जाएगा। अब हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में पूछा जा सकता है। वो राज्यपाल रह चुकी हैं, तो वो सब पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। या यूँ कहें, आपके जो संविधान है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष या प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु का जिक्र संविधान में है, तो संविधान में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है वही प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न योग्यताएं होती। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती वो सभी यहाँ पे लिखी गई हैं आपके। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी व्याख्या के माध्यम से आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, व्याख्या में जैसे लिखा है कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है,
भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के किसी सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। और अगर वह नहीं होता है सदस्य और शपथ ले लेता है तो वो आने वाले 6 महीने के अंदर उसको सदस्य बन जाना चाहिए, ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ऐसा अनुच्छेद 75(3) के तहत लिखा गया है, ठीक है। ये अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, कई ऑप्शन में संसद दिया रहता है तो कुछ लोग संसद लगा देते हैं, ठीक है। तो संसद अगर लोकसभा दिया है तो आपको संसद नहीं लगाना है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ऐसा अनुच्छेद 75(3) में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। नंबर 1 ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियों और प्रकार प्राप्त होंगे। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उन दोनों की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, ये वाला भी बात सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको भत्ते और विशेषाधिकार जो भी होता है वो राष्ट्रपति वाले मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। ये गलत है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्रपति हो जाएगा और राष्ट्रपति राज्यसभा की मतलब अध्यक्षता नहीं करता है राज्यसभा की, तो ये वाला गलत हो जाएगा तीसरा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2, ठीक है। यही बात इसकी व्याख्या में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? तो वित्तीय आपातकाल आपको पता है अनुच्छेद 360 इसकी बात करता है। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में बताता है। वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वित्तीय आपात का लगता है वो संसद के जो दोनों सदन है उसमें सामान्य बहुमत से पास होता है, ठीक है। और अगला है कि वित्तीय आपात की घोषणा को घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है, ठीक है। जब वित्तीय आपात का लगता है तो उस लगने की जो तिथि होती घोषित जो करता है उससे 2 महीने के अंदर ही संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। इसके विपरीत आपने देखा होगा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है, उसमें क्या होता है जब युद्ध या घोषणा के समय जो आपातकाल लगता है उसमें एक तो विशेष बहुमत से पारित कराना होता है संसद से, दूसरा उसको लगने के 1 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन चाहिए होता है, लेकिन इसमें 2 महीने के भीतर चाहिए होता है और सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। और अगला है वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के कार्यकलापों एवं सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कमी का निर्देश दे सकता है। यानी कि ऐसा बात किया गया है कि जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्ते में राष्ट्रपति कमी कर सकता है। आपसे एक स्टेटमेंट ये पूछा जा सकता है कि क्या वित्तीय आपात के काल के समय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी या वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं? जी हाँ, तो वो भी कम किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वित्तीय आपातकाल लागू करें? हमने ऊपर देखा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अन्य आपातकालों का जिक्र किया गया है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपात स्थिति 356 के तहत लगती है और वित्तीय आपातकाल तो हमने देखा 360 के तहत लगती है, ओके। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधीन अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत प्राप्त है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति स्वेच्छा से नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए एक समिति होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर और उनके द्वारा निर्धारित, अभी जो नया बिल आया उसमें ऐसे किया गया, उनके द्वारा निर्धारित एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, वो उन 3 लोगों की एक समिति जो सुझाव देती है उसको ही राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं। अगला वित्तीय आपातकाल की घोषणा ये भी राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश देती है, उसके आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करना, ये भी राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सिफारिश करती है। और अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो जी हाँ, ये प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति जो है वो अपने विवेकाधिकार से करता है, ठीक है। यानी कि जिस भी दल को बहुमत मिलता है राष्ट्रपति उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करता है, ऐसी बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, ठीक है, 2/3 सदस्य। जैसे ऊपर पहला स्टेटमेंट है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 नहीं, प्रस्ताव पास कराने के लिए इतने आवश्यक नहीं होता है, बल्कि महाभियोग के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए होता है, ठीक है। और इसकी व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया। ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे
कि महाभियोग का जिक्र किसमें है, अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है तथा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले नहीं, बल्कि कम से कम 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए कुल का। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहे थे। तो ये रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। ये भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहे थे। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहे थे। तो न सिर्फ राधाकृष्णन बल्कि इतने जो अन्य इसमें नाम लिखे गए इनको भी आप याद कर लेंगे, ये लोग भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसे राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। तो ये थे एन संजीव रेड्डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे, इनको निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये भी पूछा जाता है। और ये आपको याद रखना है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे और इनका कार्यकाल कब था, 1977 से 82, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो सबसे कम आयु के थे। तो ये थे आर वेंकटरमन। ठीक है, जो डॉक्टर आर वेंकटरमन थे ये सबसे कम आयु के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 87 से 92 के बीच रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसी विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा नहीं, उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नहीं, संसद द्वारा। जी हाँ, हमने देखा ऊपर कि महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, ये संसद में लगता है, संसद के किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। जी हाँ, तो ये 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, अभी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें 12 ही सही जवाब होगा, क्योंकि इन्होंने दोनों सदनों की बात की। और उस समय क्या होता था, अभी तक 2020 से पहले क्या होता था कि 2 सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे और 12 राज्यसभा में होते थे। ठीक है, लेकिन इनको एक बिल के माध्यम से ये दो लोकसभा में एंग्लो इंडियन होते थे, इनको अब हटा दिया गया। तो यानी कि इनको अब राष्ट्रपति नामित नहीं करता है। तो इसलिए अभी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे इसमें इसकी व्याख्या में लिखा गया कि 12 सदस्य जो राज्यसभा में होते हैं वो शिक्षा, कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, लेकिन ये जो लोकसभा में 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, इनको अब हटा दिया गया। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला है। तो ये थे आपके एस राधाकृष्णन, यानी कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। तो ये एस राधाकृष्णन 2 बार राष्ट्रपति रहे थे और एक बार रहे थे 52 से 62 तक, और फिर रहे 52 से 62 तक नहीं, 52 से ये रहे 57 और 57 से फिर 62 तक। अगला है देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो वो देश का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और ऐसा अनुच्छेद 53(2) में लिखा गया, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद जो भी आज आ रहे हैं इनको आप लोग जरूर याद रखेंगे, अनुच्छेद से डायरेक्ट मिलान वाले सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और वे हार गए। तो ये थे भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत जो है वो 13वें राष्ट्रपति चुनाव 2007 में खड़े हुए थे और इनको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है। तो वो की जाती है 5 वर्षों पर। ठीक है, वित्त आयोग जो है वो 5 वर्षों के बाद निर्धारित किए जाते हैं। अगला है केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। तो वो देती है वित्त आयोग की सिफारिशों पर। ये बात आपको याद रखना है, जो केंद्र की संचित निधि होती है उससे वो जो राज्यों को अनुदान देती है वित्त आयोग की सिफारिश पर देती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो वो आंतरिक आपात स्थिति लागू की गई थी 1975 में इंदिरा गांधी के समय, इमरजेंसी जिसको की बोलते हैं, और भारतीय लोकतंत्र का उसको काला अध्याय भी बोलते हैं। खैर, इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 25 जून 1975 को 21 मार्च 1977 तक आंतरिक आपात का समय था, यानी कि 2 साल तक लगभग इन्होंने लगाए रखा था। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। इन्होंने भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आंतरिक आपात अब तक एक बार लागू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। तो हमने अभी ऊपर देखा 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के तहत लगता है। तो ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। हमने ऊपर देखा था कि जब राज्य में कोई भी संवैधानिक विफलता होती तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। ठीक है, यही बात इसकी व्याख्या में लिखी गई है।
नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का कालानुक्रम आपको लगाना है, किसके बाद कौन बना था। तो इसमें आपको पता है सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू के बाद इसमें जो दिए गए हैं उसमें इंदिरा गांधी थी, और उसके बाद मोरारजी देसाई बने थे, और फिर लास्ट में चौधरी चरण सिंह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक है, इसमें इनका ये कालानुक्रम लिखा हुआ है कि किसके बाद कौन बना था। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, ये क्वेश्चन प्राप्त होता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर आपके ऑप्शन में जैसे यहाँ पे 5 वर्ष लिखा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये गलत होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसका कार्यकाल तब तक रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत रहता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल सिर्फ तब तक रहता है जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत बना रहता है। इसलिए आप देखते हैं कभी कभी सांसद या फिर विधायक, सेम बात मतलब मुख्यमंत्री वाले केस में भी लागू होती है। जैसे कभी आप देखते हैं कि विधायक पार्टी तोड़ के दूसरे में चले जाते हैं या फिर सांसद चले जाते हैं, तो उनको पुनः से फ्लोर टेस्ट देना होता है। ठीक है, यानी कि अपना बहुमत परीक्षण पारित करना होता है। और प्रधानमंत्री का इसीलिए बोला जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, ऑफिशियली, और ऐसी बात अनुच्छेद 75(2) में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति। तो मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और ऐसी बात अनुच्छेद 75(3) में लिखी गई। जैसे हमने ऊपर देखा 75(2) में क्या बात है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, और अनुच्छेद 75(3) में क्या है कि जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यानी कि कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। थल सेनाध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की प्रति, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ऐसी बात कही गई है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से की जाती है। अनुच्छेद 39 मेरे हिसाब से ये गलत अनुच्छेद दिया हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से परे है। राष्ट्रपति के अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो ये 6 महीने के लिए लगता है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश जो है वो संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 इसको आप याद रखेंगे, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, और 6 महीने तक लागू रहता है। 6 महीने के भीतर ही जो भी पहला संसद का सत्र होता है, ये बात आपको याद रखनी है, उस संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को संसद के द्वारा पारित होना चाहिए। ये बात आप याद रखेंगे कि 6 सप्ताह, संसद चालू होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर वो अध्यादेश पारित नहीं होता तो वो अध्यादेश स्वतः ही रद्द हो जाता है। ठीक है, और अगर वो पारित हो जाता तो वो एक कानून बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो निर्वाचन, मनोनयन, चयन या नियुक्ति। आप चयन या नियुक्ति में कंफ्यूज निर्वाचन और नियुक्ति में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया जाता है, ना कि निर्वाचित होता है। ठीक है, क्यों ऐसा समझना है आपको, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, निर्वाचन प्रधानमंत्री का नहीं करती जनता निर्वाचन करती। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र में जनता अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करती है, यानी कि अपने सांसदों या विधायकों का निर्वाचन करती है, और वो विधायक ऊपर जाकर के अपने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जिसको कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, तो भारत में प्रधानमंत्री की जो प्रक्रिया है वो नियुक्ति के माध्यम से होती है। ऐसी बात अनुच्छेद 75(1) में लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो इसमें जो राज्य की विधानसभाएं हैं, ये लोग राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए जो महाभियोग चलाया जाता है उस पर जो वोटिंग होती है, इसमें ये लोग भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद और विधायक दोनों भाग लेते हैं, लेकिन ये जो विधायक होते हैं ये राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा वक्तव्य सही है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है। ओके, पहला स्टेटमेंट है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ये पढ़ने में स्टेटमेंट सही लग रहा होता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मंत्रियों का चयन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगों का चयन कर सकता है। तो मंत्रिमंडल के सहयोगों का चयन करने के लिए राष्ट्रपति से परामर्श नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति को सिफारिश भेजता है कि हमारा ये मंत्री है। ओके, अगला है कि अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो ये पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, ये वाली बात एकदम सही है, तो यही वाला सही है। अगला है कि अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है।
सीमित शक्तियाँ नहीं होती, बल्कि वो असीमित शक्तियाँ उसकी होती हैं, जिसको मन होता है उसको बनाता है। क्योंकि स्ववियोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में नहीं, स्ववियोग की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं है, ठीक है। तो आपका डी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या में भी यही बात लिखी गई है। अगला है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। जी हाँ, ये वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला, क्योंकि ये वाला सही इसलिए है क्योंकि जो हमारा अविश्वास प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में लाया जाता है, और अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकते, यही बात इसमें पूछी गई है। और अगले जो जैसे स्टेटमेंट है कि वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, नहीं, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बोलता है बजट पे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ये भी गलत है। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के 10 साल सदस्य रहे थे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके संदर्भ में लिखी गया है। अगला है कि वर्तमान स्थिति यानी कि 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य 21 वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अविनिश्चित जनगणना से है। तो वर्तमान में ये 1971 की जनगणना के आधार पर जो विधायक होते हैं उनके मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ दिया गया और ये बताया गया कि कौन सा मतलब कौन से पदाधिकारी जो हैं हमारे केंद्र के वो किसकी शपथ लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? भारत का राष्ट्रपति संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं वो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। जो हमारे संसद के सदस्य हैं वो कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन की शपथ लेते हैं, और जो संघ के मंत्री होते हैं वो सूचना और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिलान करने वाला हो गया है, और ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं, इस हिसाब से आपसे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यही बात इसमें लिखा गया है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति का जो शपथ है उसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, आपको इसमें मिलाना है कि किस अनुच्छेद में किसकी बात की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 54 है वो बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अनुच्छेद जो 75 है वो बात करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की बात करता है, और 164 जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करता है। यहाँ पे अनुच्छेद विधानसभा की जो संरचना है वो इसके तहत नहीं आती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? तो ये दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक। ऐसा बात किया गया था कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए अपनी कोई भी बिल है उसको पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिपरिषद को भेज सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो अनुच्छेद 123 के तहत दी थी, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 133 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 355 में है। ये जो प्रावधान आ रहे हैं संविधान के अनुच्छेद वाले, ये आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान है, सॉरी अनुच्छेद हैं, ठीक है। अनुच्छेद 355 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो संघ होगा, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं, उसका यह कर्तव्य होगा कि राज्य की बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से रक्षा करे। ऐसी बात अनुच्छेद 355 में कही गई। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट का जिक्र है। 275 में राज्यों को संघ से अनुदान मिलने की बात है, और 325 के अंतर्गत मताधिकार की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है? तो भारत सरकार की संचित निधि में जमा होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार का जो समस्त बजट होता है वो लगभग इसी में जमा होता है, ठीक है। और ये जो भारत की जो संचित या समेकित निधि है ये अनुच्छेद 266 में आती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? तो इसमें संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, जी हाँ, इसको रखवाया जाता है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, इसको नहीं रखवाया जाता है संघ मतलब संसद के पटल पर, ठीक है। जो लोक लेखा समिति की प्रतिवेदन है उसको संसद के पटल पर नहीं रखवाता है, बल्कि लोक लेखा जो समिति है उसको अपने पास रख लेता है। अगला है
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, हाँ, कैग की जो रिपोर्ट होती है इसको संसद के इस पटल पर रखवाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, इसको भी रखवाया जाता है। तो यानी कि 1, 3 और 4 इसमें सही आंसर हो जाएंगे। बाकी जो दूसरा है, केवल आपको याद रखना है कि जो लोक लेखा समिति की सिफारिश होती है उसको संसद के पटल पर नहीं रखवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और कौन सा सही पूछा, तो इसमें दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। व्याख्या देखते हैं कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे, यानी जो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ना कि प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। अगला पहला स्टेटमेंट है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। अब इसमें देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों या जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी जो संवितरण होते हैं उसके लिए संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और अगर बाकी के स्टेटमेंट देखे जाएं तो इसमें जो राजस्व विभाग होता है इसका बजट तैयार करने से कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ये वाला तो पक्का ही गलत हो जाएगा। और ये वाली जो बात है कि भारत के संसद के प्राधिकरण के बिना कोई भी धन भारत की संसद संचित निधि से निकाला नहीं जाता है, ये वाली बात सही है। संचित निधि से कोई भी धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है, तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यही बात इसकी व्याख्या में सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं कि वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करता है, ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग। और आपके स्टेटमेंट में क्या था, राजस्व विभाग, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की संचित निधि से धन निकारण हेतु संसद का अनुमोदन आवश्यक है। संचित निधि से धन निकालने हैं संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक होता है, ठीक है, इसलिए आपका कथन 2 सत्य है। और तीसरा है कि लोक लेखा का वितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में दिया गया है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए सरकार स्वतंत्र होती है, ठीक है, यानी कि इसके लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये मतलब पूरा मतगणना लिखी हुई है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्यांकन बराबर राज्य की जनसंख्या और बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100। दूसरा है कि एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य बराबर एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान जो है बटे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। और तीसरा है आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। इसमें आपका केवल और केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही होगा कि एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ये वाली बात सही है। बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत अर्थात रिमूव करने का संकल्प कहाँ लाया जाता है। तो वो जो प्रस्ताव है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, वो केवल राज्यसभा में लाया जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। वो संसद या फिर लोकसभा में नहीं लाया जाता है। और ऐसा जो जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद 67 में किया गया, 67 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कथन और कारण वाले 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। कथन दिया गया है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। हमने ऊपर भी देखा कि हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्यसभा के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। और कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो ये वाली बात सही है, ठीक है। तो यानी कि ए गलत है और आर सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। और ये हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों के दोनों भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे बल्कि ये दोनों राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर
कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों का सृजन किया जाता, तो ये गलत है। मंत्रालयों एवं विभागों का सृजन कैबिनेट सचिव के आधार पर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये वाली बात एकदम सही है। तो आपका केवल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय, अब ये 4 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय इसमें से कौन वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। अगला है, जरूरी नहीं हुआ कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि लोकसभा नहीं, वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तीसरा है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, ये भी नहीं, शपथ के समय दोनों में नहीं होगा तभी काम चलेगा। और चौथा है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका ए वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। और स्टेटमेंट 1 कहता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जी हाँ, ये वाला बात एकदम सही है, क्योंकि आप मंत्री तभी बन सकते हैं जब संसद के कोई ना कोई सदस्य सदन के सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये वाली बात भी सही है। और तीसरा है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, तीसरा वाला, और 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 51 नंबर क्वेश्चन कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और दूसरा है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और तीसरा है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। अब आपको बताना इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही होगा, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या में भी वही सब लिखा हुआ, जो व्याख्या अलग से होगी थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक, वो मैं अलग से आपको पढ़ के बता दिया करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात सही है, नियम राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक है। अगला है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी। नहीं, ये समस्त जो कार्यपालक कार्यवाहियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला वाला सही है, तो यानी कि केवल 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के भारत सरकार के कार्य प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद 77, ये अनुच्छेद याद रखेंगे, ये भारत सरकार के कार्य प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। भाग 3 यह अभिकथन करता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक करने तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारतीय संविधान व्याख्या करता है कि भारत सरकार के सभी प्रवर्तक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जी हाँ, ये सही बात है, क्योंकि ये जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या पे डिपेंड करता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ये वाली बात भी सही है, ठीक है। तो आपका जो है आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। 356 के तहत अगर राष्ट्रपति लगाएगा तो, या राष्ट्रपति शासन लगेगा तो विधानसभा स्वतः भंग नहीं होगी, ठीक है। अगला है, उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। जी हाँ, वहाँ की जो विधानमंडल की शक्तियां हैं वो संसद यूज करने लगेगी। तो बी वाला स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट है कि उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि संसद विधियां बनाएगी, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है। अब तक यह पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। राज्य में आपातकाल में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जब आपातकाल लगता है तो राज्य कार्यपालिका बर्खास्त होती है, ठीक है। तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है
जाती है अथवा विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाता है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारी एवं विधायी शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जाता है। ये गलत है, महाभियोग संयुक्त बैठक में नहीं होता है। संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, जी हाँ, ये वाली बात सही है। महाभियोग राज्यसभा और लोकसभा में से किसी एक में भी लाया जा सकता है। अगला केवल लोकसभा में और फिर है केवल राज्यसभा में, तो ये दोनों गलत है। जब दोनों में लाया जाएगा तो केवल उसमें क्यों ही लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर आपको विचार करना है और इनका कार्यकाल का सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ही देख लेते हैं, वी गिरी आएंगे, उसके बाद GS पाठक, फिर BD जत्ती और फिर M हिदायतुल्ला लास्ट में आएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कयग से संबंधित कथनों पर विचार करना है। और इसमें पहला स्टेटमेंट है कि उसे उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये वाली बात एकदम सही है। और अगला है कि वह अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ये गलत है, क्योंकि CAG जो है अपने पद से हटाए जाने के बाद दूसरे पद धारण कर सकता है। ठीक है, तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसकी व्याख्या देखते हैं। जो हमारा CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अनुच्छेद 148 में आता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी वित्त का संरक्षक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा के लिए निर्वाचित होना होता है। गलत है ये। सरकारी नीतियों की घोषणा केवल राज्यसभा में कर सकता है, ये भी गलत है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता, ये वाली बात सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है। अगला है लोकसभा में बजट पर विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता, ऐसा नहीं हो, बजट में वो भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक के लिए जो गणपूर्ति है, कोरम है, वो कितना होना चाहिए। वो आप सबको पता है, गणपूर्ति या कोरम जो है वो 1/10 होता है कुल सदस्य संख्या का। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च समाधिकृत राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक, सर्वोच्च जो तीनों सेनाओं का कमांडर वाला राष्ट्रपति होता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को पर कानून के द्वारा प्रतिबंध लगा के मतलब उनकी शक्ति को कम नहीं कर सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे और यही वाली स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया था। तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ये 1977 में जनता पार्टी की सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री में थे और इनके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आए तो उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे दी गई थी। तो 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। हमने ऊपर भी देखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, और महाभियोग आप सबको पता है अनुच्छेद 61 में होता है और बाकी महाभियोग के बारे में ये पूरी बहुत डिटेल में बात लिखी हुई है। हमने ऊपर महाभियोग के बहुत सारे क्वेश्चन करें तो इनके बारे में सब कुछ देख लिया है। बाकी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? हर निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, गलत है। सांसदों तथा राज्य के विधायकों के मतों की संख्या समान होती है, भी गलत है। सभी सांसदों और विधायकों में से हर एक का एक मत होता है। सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों की मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये वाली बात सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन में इसकी व्याख्या में भी वही सब लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कथनों पर विचार करना। राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो ये वाली बात एकदम सही है। राष्ट्रपति विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित सभी सूचना मांग सकता है, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार है, ये भी सही है। और संघ के कार्यों के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति की अवश्य संसूचित किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के बारे में सूचना दिया जाता है, तो ये वाली बात भी सही है। ये चारों के चारों ही स्टेटमेंट सही है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ओके, अब हम 66 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और ये हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि जब आपात की उद्घोषणा संक्रिया में है तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि के लिए बढ़ाई जाती है। तो वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा हो अनुच्छेद 352 के तहत तो लोकसभा जो है उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ओके,
इसको पूरा व्याख्या देख लेते हैं कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधान के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और किसी भी प्रकार प्रावधान के समापन की अवधि से 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। यानी कि जब आपातकाल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व के अलावा विविध प्रकारों के साथ भारत की संसद एक विमर्शी निकाय भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संसद का कार्य नहीं है? जनता की शिकायतों पर आम चर्चा करना, यहाँ होती है आम चर्चा। प्रमुख नीति निर्णयों का क्रियान्वयन, जी हाँ, ये वाला भारत की संसद का काम नहीं, क्योंकि नीति निर्णयों का जो क्रियान्वयन है वो कार्यपालिका करती है, मंत्री, प्रधानमंत्री ये सब लोग करते हैं। ठीक है, तो और जो इसके अलावा कानून वगैरह बनाने का जो बात है, संविधान संशोधन वगैरह, वो सब जो है वो संसद करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? क्या एक संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक, ये भी संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, ये आपको याद रखना है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था, ये आपको याद रखना, स्वायत्त है और विधिक है, और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का भी संरक्षक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ये तो सही है। राज्यसभा को धन विधेयक को स्वीकृत करने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति नहीं, ये भी सही है। और राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास राज्य सूची के संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं, ये गलत है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास राज्य सूची से संबंधित अधिक शक्तियाँ नहीं बल्कि राज्यसभा के पास है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसमें यही सब बातें लिखी गई हैं। अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करता है? तो ये करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, ये बात आपको याद रखना है, भारत का उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ सांविधिक प्राधिकारी दिए गए हैं और उनको सही सुमेलित करना है। ठीक है, मतलब सॉरी सुमेलित नहीं, आपको बताना कौन कौन से सही सुमेलित हैं। राष्ट्रपति विधान सभा और संसद के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक और सांसद वोट डालते हैं, वो भी निर्वाचित वाले। ठीक है, और जो राज्यों में विधान परिषद जहाँ जहाँ होती है वो लोग वोट इसमें नहीं डालते हैं, तो ये वाला एकदम सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति विधानसभा और संसद के सदस्यों से मिलकर जो निर्वाचन मंडल बनता है उनसे निर्वाचित होता है, ये भी गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य डालते हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं डालते, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, अध्यक्ष लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के पश्चात अध्यक्ष चुनती, ये वाली बात सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि संसद में किसी स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु क्या होती है? संघ सरकार के आचरण से सीधे संबंधित होनी चाहिए। संसद में कोई भी स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए सीधे संघ सरकार से संबंधित हो या ना हो, बल्कि वो किसी भी मुद्दे पर लाया जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। अगला है, संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार की विफलता को शामिल कर सकती है। हाँ, तो भारत सरकार की विफलता के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसमें केवल 2 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि संसद में स्थगन प्रस्ताव किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा हेतु सदन की कार्यवाही स्थगित करने के उद्देश्य से लाया जाता है। इस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। इस पर 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। स्थगन प्रस्ताव संघ सरकार के आचरण से सीधे संबंधित मुद्दे पर प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता आधारित होता चाहिए। इसके माध्यम से विशेषाधिकार के मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता। संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार की विफलता को इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसके बारे में जानकारी हो गई। अब हम 73 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे सवाल अब यूपीपीसीएस में बनने लगे हैं और वैसे तो यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि राजनीति सैद्धांतिकी क्या है। ठीक है, तो उनके बारे में स्टेटमेंट लिखे हुए कि संविधानों को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है। जी हाँ, ये एकदम सही बात है। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती, ये भी सही बात है। विधि के शासन, शक्ति पार्थक्य तथा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण करती, ये भी सही बात है। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो राजनीतिक सैद्धांतिकी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी यही बात लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कि ऑप्शन इस स्टेटमेंट एक है कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। जी हाँ, बिल्कुल। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी बात सही है। तो इसमें भी तीनों स्टेटमेंट सही है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी विधेयक के संसद के सदनों के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उस विधेयक पर या तो अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। राष्ट्रपति अनुमति 6 माह के भीतर दे सकता नहीं, उसको पहले देना होता है। अनुमति प्रदान या विधेयक को अस्वीकार यथासंभव शीघ्र कर सकता है, ये भी नहीं है। और तीसरा है, विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उस विधेयक को यथासंभव शीघ्र इस संदेश के साथ लौटा सकता है कि सदन विधेयक पर पुनर्विचार करे। जी हाँ, यही वाला स्टेटमेंट सही होगा और बाकी गलत है। डी वाला देखते हैं कि सदनों द्वारा विधेयक को फिर से पारित किए जाने के बाद भी उसे अनुमति रोक सकता नहीं। अगर सदन फिर से बिना किसी बदलाव के सेम विधेयक पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना अनिवार्य होता है। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए, तो डी वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी यही सब बात लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये कहता है कि भारत में संसद के सदनों का संयुक्त अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही है। यह दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निराकरण हेतु कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करने वाला उपबंध है। जी हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। जी हाँ, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता, ये भी सही है। इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ये भी सही है। लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु इसका प्रायः आश्रय लिया जाता है। क्या लोकसभा की सर्वोच्चता इससे साबित होती है? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लोकसभा की सर्वोच्चता के लिए कभी भी मतलब संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके अलावा बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इसमें अनुच्छेद वगैरह है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के मध्य उत्पन्न गतिरोध को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108, ये अनुच्छेद आपको नहीं भूलना है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। इस हेतु संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति इस प्रकार के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने हेतु बाध्य नहीं है और इसकी अधिसूचना भी राष्ट्रपति द्वारा ही जारी की जाती है। अतः दूसरा और तीसरा कथन भी सत्य है। तथापि संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल ज्यादा होने के कारण लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित होती है, किंतु प्रायः इसका आश्रय नहीं लिया जाता है। अब तक सिर्फ 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। केवल संसद के सदस्य नहीं बल्कि राज्य विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संसदीय लोकतंत्र वह है जहां जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। जी हाँ, ये एकदम सही बात है। और सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या ऐसा है जनप्रतिनिधि में? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सरकार जो है जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा संसदीय लोकतंत्र में होता है जैसा कि भारत में है। सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है। तो ये वाला बात भी सही है। तो 3 के तीनों ही स्टेटमेंट ये संसदीय लोकतंत्र के बारे में सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। तो संघीय प्रणाली की अगर बात करें, जैसा कि फेडरल सिस्टम अमेरिका में है, तो दोहरी नागरिकता जो है यही भारत में नहीं पाई जाती, जो कि अमेरिका में है। इसके अलावा परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण भारत में है। संविधान की सर्वोच्चता भी भारत में है। संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार भी भारत में है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। और भारत में ब्रिटेन की भांति एकल नागरिकता का प्रावधान है, हालांकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही आपको बताना है। ए नंबर स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दंडाधीश व्यक्ति को क्षमादान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। राष्ट्रपति जो है अगर कोई कोर्ट मार्शल या सेना का जो न्यायालय है वो दंड देता है, उसको क्षमा नहीं करता है। ठीक है, और बी वाला है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, किंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियोजित होता है, विनियमित होता है। जी हाँ, ये सही बात है, बी वाला ही सही होगा। जिस व्यक्ति को कठिन कारावास का दंड दिया गया है उसे कठोर कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 23 दंड से रिलेटेड इसका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सशस्त्र बल अधिकार अधिनियम 2007, अधिकरण अधिनियम 2007 सशस्त्र बलों में व्यक्तियों की सेवा के विषयों में संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के दिन उच्च न्यायालयों की शक्तियों को अपवर्जित करता है। ये वाला भी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। तो ये जो भारत का जो महान्यायवादी होता है, ये किसी का भी सदस्य नहीं होता, लेकिन ये दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है। ठीक है, और महान्यायवादी का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये बैठ भी सकता है, आपको याद रखना। और जो भाषण वगैरह होता है, वाद विवाद होता है संसद में, उसमें भी भाग लेता है, लेकिन ये जो उसमें वोटिंग होती है, वोट देने का अधिकार इसको नहीं होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी यही सब लिखा है। अगला क्वेश्चन है कैग पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये तो सही है। उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति हटाया जाता है, ये भी सही है। कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वो भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है, ये गलत है। ठीक है, अगर कैग का कार्यकाल समाप्त है उसके बाद वो भारत सरकार के अधीन पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, और कैग का वेतन भत्ते भारत की संचित नीति पर दिया जाता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही बात गलत लिखी है। ठीक है, तो कैग जो है वो अनुच्छेद 148 में आती है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये मतलब राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, प्रसाद पर्यंत तो नहीं कहेंगे, इसको हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है, और इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह भारत की सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो वो भारत का राष्ट्रपति होता है, और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। भारत में 84 नंबर में हमें सही बताना है कौन सा कथन सही है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, गलत है, क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री या राज्य की मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपाली एवं सहकारी अधिकारिता होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की होती है, राज्य स्तर पर नहीं होती। ठीक है, और मतलब राज्य स्तर पर भी सुप्रीम कोर्ट की होती है। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यही इसकी व्याख्या में भी लिखी गई है। और अगला हमारा 85 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, तो ये एकदम सही बात है। और संविधान का अनुच्छेद 326 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि ये अनुच्छेद 326 नहीं बल्कि 338 होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, तो ये एकदम सही बात है, आपको याद रखना, राज्यपाल का वेतन राज्य से नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 35 है जम्मू कश्मीर के विशेष उपबंध करने वाले अनुच्छेद 370 के भाग के रूप में जोड़ा गया था, हालांकि ये 35 और 370 दोनों हट गए, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, जोड़ा उसी गया था। आपका बी नंबर सही होगा, यानी कि यही असत्य है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग, और 338 का यानी कि 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग। आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं, और इनके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है या सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई SC और ST आयोग की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन के बारे में, हम ऊपर देख भी चुके हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद या दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। जी हाँ, बिल्कुल, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत नहीं हो। जी हाँ, एक सदन से पारित विधेयक को यदि दूसरा सदन 6 माह से अधिक दिनों तक रोक ले, तो ये भी सही है। ये तीनों ही परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, और इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जो कि हमने ऊपर देख ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उसके उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। ये सही स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, ये सही है, भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता। ठीक है, अपितु तो उसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के कारण मिलता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य निर्वाचित और मनोनीत एक संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो ये एकदम सही बात हो जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जैसे इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों संसद के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें मनोनीत वाले सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये सही है। वह इसमें आपको सही नहीं, हाँ, तो अगर सही नहीं की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो चर्चा में भाग नहीं लेता दोनों सदनों में। ठीक है, तो यही वाला गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही नहीं है। इसके अलावा बाकी भी देख लेते हैं। वह किसी विशेष परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है। जी हाँ, ये तो सही है, राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है।
और अगला क्या है स्टेटमेंट कि वह प्रत्येक वर्ष संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। वह संसद का एक भाग होता है, ये भी सही है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग होता है, ये किसमें लिखा गया 79 के तहत, और 123 के तहत क्या होता है अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि में कौन कौन से शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अभी हमने ऊपर देखा था, ये सही है, मनोनीत नहीं होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, विधायक और सांसद होते हैं निर्वाचित वाले, इतना आपको याद रखना है। संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के लिए मनोनीत सदस्य ये नहीं होते, ये विधानसभाएं के लिए मनोनीत सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होते, हमने देखा ऊपर। तो केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी सही है, यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, ठीक है। और निर्वाचक मंडल का जिक्र राष्ट्रपति वाला जो है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 90 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को न्यायालयों के गठन संगठन का अधिकार, क्षेत्र एवं शक्तियां विनियमित करने वाले विधान बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं, ये गलत है। ये भारत के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि संसद को प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा अधिक संख्या में न्यायाधीश निर्धारित कर सकता है, ये भी गलत है, ये भी संसद को ही प्राप्त है, ठीक है। तो इसके लिए आपका डी वाला सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ संसद को है, ना कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हम आ गए हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे, और ये कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व होती है। तो अनुच्छेद 56(1) ग के अनुसार उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति का कार्य संचालन करेगा जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये भी गलत है, इसमें आपको सही बताना, ये वाला गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगला है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संकल्प पारित होने पर या स्वयं पद त्याग किए जाने पर अनुच्छेद 65(3) के अनुसार वह नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक अपना पद धारण करेगा, ये भी गलत है। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति उसकी पदावधि से पूर्व हो जाती है और किन्हीं कारणों से पदावधि की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन नहीं हो पाता है। तो अनुच्छेद 56(1) ग के अनुसार पदासीन राष्ट्रपति अवधि समाप्ति के पश्चात भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, उसमें लिखा था कि उपराष्ट्रपति बनेगा, इसलिए गलत होगा, ठीक है। और जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता, राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित होने या स्वयं पद त्याग किए जाने पर अनुच्छेद 65(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य संचालन करेगा। इसमें ना दोनों बातें उल्टी लिखी हुई हैं, मतलब इस आर्टिकल में ये बात कही गई और इस आर्टिकल में ये बात कही गई, इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप पहले दोनों को फिर से पढ़िए और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए, इसकी व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं तो कन्फ्यूजन का भी मतलब संभावना बनी रहती है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी लोकसभा में मतदान करने का अधिकारी, ये गलत है, वो कहीं भी मतदान नहीं करता है। लोकसभा के कार्य में भाग ले सकता है, जी हाँ। वह लोकसभा में बोल भी सकता है, जी हाँ। वह लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, जी हाँ। तो वो सदस्य भी हो सकता है, वो सिर्फ मतदान नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। और महान्यायवादी के लिए और ऐसा जिक्र जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है कि प्रत्येक मंत्री संसद का महान्यायवादी किसी भी सदन या सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो और बोल सकता है, ठीक है। और अंत में बस इतना ही कि वो मतदान नहीं कर सकता बल्कि सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको असत्य कथन बताना है कि राष्ट्रपति किसी भी समय अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को वापस ले सकता है, ऐसा गलत है, किसी भी समय नहीं ले सकता है, ठीक है। मंत्रिमंडल उनको सिफारिश करती तब लेते हैं। और बी नंबर है कि जब संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो तथा कानून लागू करना अति आवश्यक हो गया हो, ठीक है, ये भी गलत है। राज्य विधानमंडल से इसका संबंध नहीं होता है। अध्यादेश का वही बल और सॉरी अच्छा, इसमें असत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ कि राष्ट्रपति किसी भी समय अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को वापस ले सकता है, जी हाँ। राष्ट्रपति अध्यादेश वापस ले सकता है, ये सही बात है। जब संसद अथवा राज्य विधानमंडल दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो तथा कानून लागू करना अति आवश्यक हो तब भी जारी कर सकता है, तो ये भी सही है। अध्यादेश का बल और प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, जी हाँ, बिल्कुल कानून ही माना जाता है, तो ये भी सही है। अध्यादेश मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं, ये गलत है। अध्यादेश मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, तो यही वाली बात गलत होगी, यानी कि असत्य बताना, तो यही सही हो जाएगा। और अध्यादेश के बारे में पूरी डिटेल लिखी है, हम ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए अब बार इसको नहीं पढ़ेंगे। अनुच्छेद 123 में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता पे राष्ट्रपति शासन लगता है, ना कि आपातकाल। आर्थिक संकट पे आपातकाल लगता है, बाह्य आक्रमण पे और आंतरिक अशांति पे भी लगती है, ठीक है। तो यानी कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, ठीक है। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया है। और 360 के तहत वित्तीय और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है।
संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होती, ये सही है। राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ये भी सही है। संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति ही होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो आपका बी वाला है वो गलत है। राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालक शक्ति प्रयोग नहीं होता, बल्कि मंत्रिमंडल के माध्यम से होता है, सॉरी, इसलिए वो दूसरा वाला गलत होगा, ठीक है। तो ये वाला सी नंबर सही होगा आपका, 1 और 3। राष्ट्रपति अपने कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग संघीय मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है, ना कि मतलब अपने अधीनस्थों के द्वारा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यद्यपि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की परिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, किंतु पुनः दूसरी बार मिलने पर सलाह मानने के लिए वह बाध्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, यही सही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि निर्वाचित और मनोनीत इसमें दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। बाकी के सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामलों में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, ये सही है। वह एक संसद सदस्य के विशेष अधिकारों का अधिकार होता है, ये भी सही है। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील होता है, ये भी सही। उसकी अर्हताएं वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होती है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। केवल और केवल नहीं, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये चौथा वाला सही होगा कि उसकी अर्हताएं वही होंगी जो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने की होती, लेकिन तीसरा वाला गलत होगा। तीसरा वाला क्यों गलत होगा? इसमें लिखा है कि वह एक पूर्णकालिक वकील होता है भारत सरकार, तो वह पूर्णकालिक वकील नहीं होता, बल्कि भारत सरकार जब चाहे तब उसको हटा सकती है और किसी दूसरे को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो अनुच्छेद 76 के तहत ये आता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होता है। दिल्ली एनसीटी दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा ये शामिल होते। तो 1, 2 और 4 इसमें सही जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बात इसमें और इसके व्याख्या में भी यही सब लिखा हुआ। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और हमारा 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति होगी, ये गलत है। अध्यक्ष को अपने कार्यकाल के कृत्यों का निर्वहन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्वयं करना होता है और वह स्टेशन से अपनी अनुपस्थिति या बीमारी के दौरान कृत्यों को उपाध्यक्ष को प्रत्यार्जित नहीं कर सकता है। तो इसमें सही बताना है, तो इसमें ये दूसरा वाला सही है, ठीक है, और पहला वाला तो गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति दे सकता है राष्ट्रपति, जी हाँ ये सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो, ऐसा नहीं है, ये तो गलत होगा क्योंकि संसद सत्र में ना हो या फिर संसद का कोई एक सदन ना हो तब भी कर सकता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये भी गलत है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं करेगा। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है, तो ये उस हिसाब से सही था, लेकिन अभी नया मतलब कानून लाके सरकार ने इसको खत्म कर दिया, तो वर्तमान के हिसाब से देखें तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक इसमें सही होगा, अगर इसमें 2 वाला ऑप्शन हटा दें तो केवल 1 वाला सही होगा, ठीक है। वो वर्तमान के हिसाब से मैंने इसका आंसर बताया। तो इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरा दिए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, अस्थायी निलंबन करने, कम करने, परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति सरकार के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब दोनों सदनों में से कोई भी एक सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अतः इसे भंग कभी नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो तो वह आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकता है, लेकिन अब यह प्रावधान हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में आपको बताना है कौन कौन से कथन इसमें सही हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखें सही कथन की बात करें हम, तो ये हमारा 102 नंबर क्वेश्चन आप पे हम आ गए हैं और कैग के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। तो जो कैग है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष पूर्व तक पद धारण करेगा। वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर, यदि ऐसा 6 वर्ष के पहले हो तो पहले रिक्त त्याग कर देगा, जी हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगला है कैग की शक्तियां भारत के संविधान से उत्पन्न होती हैं, जी हाँ ये भी सही है। कैग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक बहुनिकाय होता है, ये भी सही है। कैग को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेदन किए जाने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, तो ये भी सही है। इस प्रकार ये चारों के चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो इसमें 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है। तीसरा वाला ये लोग गलत बता रहे हैं, क्यों गलत बता रहे हैं? तो ये
कैग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त बहुनिकाय, यहाँ पे बहुनिकाय सदस्य लिखा है, तो बहुनिकाय कैग नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तीसरा छोड़ के 1, 2 एंड 4 जो है वो सही हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कैग एक बहुस्थायी निकाय नहीं है, ये बात इसमें लिखेगी, बाकी सब वही बातें लिखी हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताना है। भारत का राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है, बिल्कुल है। और राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्थापनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है, ये भी सही है। और संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाते हैं, ये भी सही है। तो कथन सही की बात करें तो ये तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 की संवैधानिक वैधता को अनुमोदित किया गया था? तो ये किया गया था दनियाल लतीफ़ी बनाम भारत संघ। ऐसे केस जो होते हैं आपको सिर्फ इनको याद कर लेना होता, रट लेना होता है। ठीक है, साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट में डेनियल लतीफ़ी का केस सामने आया। कोर्ट ने शाहबानो के 16 साल पुराने मामले को आधार मानते हुए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भत्ता सुनिश्चित कर दिया। यह महत्वपूर्ण है कि उक्त अधिनियम शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलटने के लिए भी लाया गया था। ठीक है, तो शाहबानो केस में राजीव गांधी पे आरोप भी लगता है कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छीने थे। उसमें उन्होंने क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। ठीक है, तो उनको मुआवजा वगैरह नहीं देने की बात की गई थी तलाक लेने के बाद। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त होती है किससे? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? हम बार बार देख चुके हैं इसको। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि विधानसभा वाले सांसद विधायक जो होते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, दिल्ली और पंचवटी के होते हैं। तो ये सभी के सभी शामिल होते हैं। डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम 107 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और ये सब क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये तो सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी अपना पद पर बने रहेगा, ये भी सही है। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि निर्वाचक मंडल कहीं ना कहीं तो अधूरा रहता है, कहीं पे कोई विधायक की डेथ हो गई या कोई विधायक खत्म हो गया, सांसद खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये वाला ही गलत माना जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के तहत आता है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, टोटल 126 क्वेश्चन हमें करने हैं और आप लोग को हार नहीं बनी, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ऐसा अनुच्छेद 59(1) में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो वह विवाद सौंपा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा अनुच्छेद 71(1) में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो दोनों सदन में लाया जा सकता है, किसी भी एक सदन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और इसका जिक्र अनुच्छेद 61 में होता है। बाकी ये सारी प्रक्रिया जो है हम ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं, आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं इसको। अगला है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अथवा अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? ये आपको ऐसे में जो उपराष्ट्रपति है वो 6 माह तक सिर्फ राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव फिर से करा लिया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 62 में ऐसा जिक्र किया गया कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पदच्युति या अन्य किसी भी कारण से हुई है तो उसमें उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है 6 माह के भीतर हो जाएगा। और अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो 6 माह तक राष्ट्रपति बना रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें बी वाला सही नहीं कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ऊपर भी इस सवाल को देख चुके हैं, चर्चा में वो भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर की, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक पदावली में जेबी वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ये किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो किया था। और जेबी वीटो क्या होता है कि वो उन्होंने उसको अपनी जेब में रख लिया था, बिल्कुल ना उस पर मंजूरी दी थी ना मंजूरी दी थी। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसमें जो विधेयकों पर स्वीकृति देना होता है उसके लिए वो मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता, बल्कि बिना उसके भी ये उसमें मतलब स्वीकृति दे देता है। बाकी सबके लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर है और ऐसा अनुच्छेद 111 में जिक्र किया गया है कि वो अपने आप ही उस पर साइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? इसमें वित्तीय बिल जो होता है उसको पुनर्विचार हेतु जो लौटाता है उस पर राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है।
और राष्ट्रपति वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह उपविचार हित नहीं लौटा सकता। वित्तीय बिल सदन में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही विचार हित प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं लौटा सकता क्योंकि पहले उसके पास उसको दिखा दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। तीनों नहीं, इसमें चौथा भी स्टेटमेंट है और चौथा भी सही है कि राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये चारों के चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। तो वो राज्य परिषद यानी कि जिसको राज्यसभा कहते हैं उसके प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है और ऐसा अनुच्छेद 67 में जिक्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता में ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो वो होता है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो डी नंबर ऑप्शन है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो ये वाला सत्य नहीं है। जो भी सलाह राज्यपाल या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद देती है, न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी ये इसकी व्याख्या दी गई, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो वास्तविक शक्ति की बात करें तो वो तो प्रधानमंत्री के पास होती है और ऑफिशियल वाली तो मतलब राष्ट्रपति के पास होती है। और प्रधानमंत्री की शक्ति और उनका चयन वगैरह इनका जिक्र अनुच्छेद 75 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वे भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते ये तो उस पर भारित हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के वेतन भत्ते ये भी उस पर भारित है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते ये भी उस पर भारित है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं वेतन भत्ते, ठीक है। तो अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके वेतन भत्ते की हम बात करें कि अगर हम देखें तो इसमें गलत ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्योंकि ये चारों के चारों ही सब भारत की संचित निधि पर इनके वेतन भत्ते भारित होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये चार अगर ऑप्शन दिया है तो ये चार के चारों ही सही स्टेटमेंट है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी कभी मिसप्रिंट या मिस्टेक हो जाती है इन लोग से भी, ठीक है। तो इसलिए इस व्याख्या में इन्होंने सी दे रखा थी, में प्रधानमंत्री है वो भी हालांकि गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसमें है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ये भी इन्होंने गलत दे रखा है, क्योंकि भारत की संचित निधि पर उपराष्ट्रपति का भी वेतन एवं भत्ता होता है, ऐसा इन्होंने गलत दे रखा है। ये सभी के सभी जो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। नहीं, ये इसमें सही दे रखा है, प्रधानमंत्री वाला तो इसमें शामिल है, लेकिन ये बात इसमें उन्होंने सही दे रखा है कि बी नंबर सही है। अनुच्छेद 112 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के प्रावधान में उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते शामिल नहीं है, ठीक है। तो याद हाँ, वो इसलिए नहीं शामिल है क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो वेतन एवं भत्ता उपराष्ट्रपति का लेता ही नहीं, उसको वेतन एवं भत्ता मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक है। वही बात इसमें लिखी गई है, ठीक है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता भारित नहीं। जी हाँ, ये बात सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसके द्वारा। तो वो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा भारत की संप्रभुता के बारे में कर सकती, तो उससे थोड़ा सा मतलब प्रतिबंध मिलता है। अगला है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संसद में निहित हैं, ऐसा अनुच्छेद 248 में ये बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है। तो संघीय सरकार को दिया है, ठीक है। भारतीय संघ एक ऐसे संघ का उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, यानी भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को संघीय सरकार को दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीयपात की घोषणा कर सकता है यदि बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह और सांप्रदायिक संघर्ष के लिए नहीं जारी कर सकता है और ना ही अशांति के लिए जारी कर सकता है। तो इसमें 1 और 3 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल जारी किया जा सकता है। और यही बात इसकी व्याख्या में भी लिखी गई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है। यानी इसके जगह पे ये जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट केंद्रीय
ये हमारा हो गया संघीय कार्यपालिका का कंप्लीट चैप्टर हो गया, जिसके तहत हमने जो है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, कैग और महान्यायवादी, इन सभी को कंप्लीट कवर कर लिया 126 क्वेश्चन के माध्यम से, और उसकी व्याख्या के माध्यम से एक कंप्लीट पूरा टॉपिक निपट गया है। ठीक है, और चूंकि वीडियो थोड़ा 1 घंटे के आसपास का हो गया, बड़ा भी हो गया, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपका एक कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, और मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सब इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो आपको फिर मिलेगा 2-3 दिन के बाद। वो हमारी संघीय विधायिका पे होगा, यानी कि एक कंप्लीट संसद वगैरह के बारे में बात करेगा, जितने भी बिल्स होते हैं, जो भी उसकी शब्दावलियाँ होती हैं, उन सब के बारे में कंप्लीट बात करेगा। और इसमें तो और ज़्यादा मतलब क्वेश्चन है, इसमें शायद हम 186 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऐसे एक एक करके कंप्लीट पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, सारे मतलब चैप्टर वाइज और पूरा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो एमसीक्यू में भी फॉर्म में हो जाते हैं, और इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर भी कवर हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी बताइए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।